of unemployment. Unemployment means I want to explain the advocates who have lot of work, but some advocates are unemployment, means they have a very few work. I therefore request that there must be a minimum fixed remuneration every month to the advocates. And the second issue, I want to keep in the kind notice of Sri Sharad Pawarji that let there be a gymkhana, especially for the advocates, where they can sit and discuss their issues which are normally faced by the advocates. Thanking you, thanking all of you. Jai Hind, Jai Bharat, your brother हीरा सिंह रावत. सर, हम लोग को जब लोन के लिए जाते हैं तो वकीलों को पहले ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है. तो हमारी एक मांग है सर कि हमारे लिए एक एडवोकेट का अलग से बैंक हो ऑल इंडिया लेवल पे जो वकीलों की जरूरतें पूरे करे. नीरज श्रीवास्तव जी. आप सभी अधिवक्ताओं का यहाँ पर स्वागत है. सायंकालीन नमस्कार सभी को. तथा मैं ये कोई बहुत बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, मगर चूंकि बोलने का आदेश दिया गया है तो बोलने की चेष्टा करूँगा. सर्वप्रथम मैं श्री शरद पवार जी, माननीय श्री कपिल सिब्बल जी, सुप्रिया सुले जी तथा अन्य मंच पर आसीन एवं सभी भाइयों को सायं वंदन करता हूं और उनको का आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं. मैं आज 33 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं. श्री कपिल सिब्बल जी का काफ़ी साथ दिए थे उनके इलेक्शन में. उनके घर में काफ़ी बचपन में बहुत जाना होता था और अभी भी मैं उनको बड़ा सम्मान देता हूँ. इसी तरह से रोज़ मुलाकातें होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो मैं जो आज श्री जोंगले जी ने समस्याएं रखी हैं, उन सभी समस्याओं के अलावा एक समस्या और है जो लॉयर्स लोगों पे हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं लोग, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग सिर्फ एक मीडिया या एक सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं. तो हम लोगों को अंधभक्तों से बहुत प्रताड़ना मिलती है. तो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कुछ प्रावधान कर दिया जाए कि हम लोगों को का बचाव हो सके, यही मेरा एक निवेदन है. धन्यवाद. तोमर साहब, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए. I am Prakash Singh Tomar, practicing in Supreme Court last 23 years. And I am deeply obliged to Honorable Sharad Pawar ji, Kapil Sibal sir, for whom I am looking in the corridor for last so many years. Today, some justice was visiting in the corridor, and he has wished sir all the best for his health and wellness. I wish the same. As far as challenges of advocate is concerned, that is endless. Advocate is such a profession. You have to face your own challenges. You have to devise your own mechanism to solve it. So my request is confine yourself to the today's seminar to only those aspects of the matter, not your personal problem. That matter is not there, I have no matters. Because today we are coming for a cause, as Kapil Sibal has rightly told, that everybody can be arrested. We can arrested here also. So there is a right, there is a threat to right and right to life and personal liberty. How to solve it? It is a common cause. It is a social cause. So if an advocate will go for common cause, a social cause, the personal cause will automatically end. So my request to all of you is this. And sir, I am again wishing you all the best. श्रीमंत अली साहब, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हेलो, मैं श्रीमंत राय, practicing Supreme Court. I am staying at West Bengal. शरद जी को हमारा सश्रद्ध प्रणाम, कपिल जी को हमारा प्रणाम, जो सीनियर मेरे से है उसको सभी को प्रणाम और सबको मेरा आंतरिक शुभेच्छा. मैं अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे
या कुछ जो आनंद जी जो क्वेश्चन उठाया वो सपोर्ट करके बता रहे, हम लोग को जो प्रॉब्लम है ओनली एडवोकेट का प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस जो प्रॉब्लम है इसका बारे में हम लोग को एडवोकेट को सोचना चाहिए। अभी जो हमारा सामने जो काम है वो काम हमको करना चाहिए। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल लॉयर, बीइंग ए नोबेल प्रोफेशन, हमको कोई जिम्मेदारी है, हमको कुछ करना है। हम देख रहे सारा इंडिया में जो सीबीआई ईडी सबसे बड़ा माथा चढ़ा दे रहा है। बंगाल पे इलेक्टेड गवर्नमेंट उसका हर टाइम में प्रॉब्लम कर रहा है। ईडी जाके इसका दौर में उसका दौर में कुछ नहीं मिल रहा है, उसमें भी सीबीईडी लग रहा है। इसका बारे में हम लोग के एडवोकेट में को सोचना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया बेसिस हर स्टेट में ही हो रहा है। इसका बारे में हम लोग को इंडिया जोट के सपोर्ट करना है। ये मेरा आपको पास हमारा निवेदन है। इस बारे में आप लोग को स्वागत करके हमारा स्टेटमेंट फेस कर रहा है। ममता जी को तरफ से हमको यह के भेजा गया, हम उनको भी सशोदर प्रणाम जना रहे। अरुण कुमार सिंह जी बोलेंगे। सभी मित्रों को प्रणाम। समस्याएं What are you doing? बहुत है वकीलों की खास करके, लेकिन अभी ये हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, जो मेन स्ट्रीम के समस्याएं हैं उस पर भी बोलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में राजनीति से शुरुआत, It's the little things बाद में वकालत में गया। in everyday life. और that I cherish आपकी the जानकारी most. के लिए मैं इस पार्टी का The फाउंडिंग ease. मेंबर हूं। फिर मैंने राजनीति छोड़ दी, अभी मैं वकील हूं। आप अगर अपने देखेंगे अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को, तो आप पाएंगे हमारे देश में 5 से 10% चीजों के संसाधन का या कुछ चीजों का उपयोग हमेशा ही जागृति के लिए किया जाता, समाज में जागृति के लिए होता था। आज का ये पहल बहुत ही सराहनीय है। आप आसपास में घूमें देखें, आपको लगेगा कि राजनीति जो है अभी पिछले कुछ सालों से बिल्कुल शून्य है। एक दौर था जब पहले विपक्ष के लोग लगातार बहस करते थे, चर्चा करते थे, परिचर्चा करते थे, विमर्श करते थे, और अब वो सब चीजें नहीं है। अब तो ये जो है, कभी हम लोगों को, मैंने 12-13 साल की उम्र से बनारस से राजनीति शुरू की, तो मैं जब देखता था कि किस तरीके से हर मुद्दे पे, हर चीजों पे चर्चा होती थी, और अब वो सब चीजें नहीं होती है। अभी ये माननीय शरद पवार जी का, या जिन लोगों ने भी ये पहल किया आज की इस बैठक का, ये बहुत ही सराहनीय पहल है, और इसकी जो है हम दिल से प्रशंसा करते हैं। सत्ता में तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन सत्ता के बाहर जो भी हमारे वकील बिरादरी के लोग हैं, इनको ये समझना है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। और एक समय था कि देश के जितने भी आजादी के लीडर के आप देखेंगे, दोहराएंगे, तो आपको सभी में जो है आपको वकील बिरादरी के लोग मिलते थे, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सभी लोग। तो हम उस बिरादरी से आते हैं, तो हमें गर्व है उसका। हमारी समस्याएं सब निपट जाएंगी। और मुझे याद है कि शरद पवार जी ने जब मंत्री पद का सारा यहाँ दिल्ली में देखा, तो बहुत सारे हमारे वकील भाइयों का बहुत भला किया। एक तो मेरे बिहार के ही थे, उनको बहुत अच्छा पद दिलाया शरद पवार जी ने। जी हाँ, तो मैं अपनी बात को विराम करता हूं। सिर्फ एक लाइन में एक सार बता दूं कि आज की पहल से हम लोग यहाँ आके बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ परिचर्चा होगी, चीजें निकलेगी, हम लोग सब उसमें रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे सीनियर कपिल सिब्बल साहब हमें मार्गदर्शन करेंगे। शरद भाई, सुप्रिया जी और वंदना जी और सभी यहाँ आयोजित मेरे भाई, वकीलों का कर्तव्य क्या होता है? हम वकील बने क्यों?
ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इसलिए बने कि हमें संविधान की रक्षा करनी है और कानून की रक्षा करनी है। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और रक्षा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो भी सत्ता में होगा वो जो हमारे मानव अधिकार हैं उन पे आक्रमण करेगा। कोई भी सत्ता में हो, अगर हम भी सत्ता में होंगे तो वो आक्रमण होगा, क्योंकि सत्ता का ये एक समझ लीजिए कि स्वरूप है। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जहां सत्ता आती है वहां अंधेर होता है और इसीलिए वकील खड़ा होता है। और अगर जो वकील सरकार के साथ खड़ा हो जाए तो वो अंधेर के साथ खड़ा रहता है। और हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमें कानून की रक्षा करनी है। अभी ये जो बातें आप लोगों ने रखी हैं कि हमें कैसे पेंशन मिलना चाहिए, कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज के दिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि 2024 में मई में एक नई सरकार बनेगी। और आज के दिन जिस तरह से 2014 के बाद भाजपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से भाजपा ने संविधान की जो संस्थाएं हैं उनको डिमोलिश करने के लिए, खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, अगर संविधान बरकरार रहेगा तो वकील बरकरार रहेंगे। जिस दिन संविधान गया तो वकील गए। तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि आपको 2024 की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कुछ महीने पहले एक प्लेटफॉर्म का आयोजन किया था जिसको मैं कहता हूं इंसाफ के सिपाही। आप लोग इंसाफ के सिपाही हैं और हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रीजन में, हर बार एसोसिएशन में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है जो हम लोग जहां जहां भी अन्याय हो रहा हो, हम उन लोगों के साथ खड़े रहें और अदालतों में और पब्लिक में वो लड़ाई लड़ें। और साथ साथ में ये जनता, देखिए एक वकील के दिन एक वकील के पास लगभग 50-100 लोग आते हैं। तो जितनी हमारी रीच है शायद या तो डॉक्टर की होगी या वकीलों की होगी, और किसी की रीच नहीं है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं। तो इसलिए जो हम जनता के बीच जाकर कह सकते हैं, जो हम मैसेज दे सकते हैं, वो शायद कोई और ही दे सकता हो। तो इसलिए हमें आज के दिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें आज के दिन सोचना चाहिए कि किस तरह से इस सरकार को 2024 में हराएं। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और तभी हरा पाएंगे अगर हम, देखिए वकील की कोई पार्टी नहीं होती, मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि वकील तो संविधान से जुड़ा हुआ है ना, कानून से जुड़ा हुआ है ना। जो भी पार्टी अन्याय करेगी हम उसके खिलाफ करेंगे, और जो सत्ता में रहते हैं वो अन्याय करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि एकजुट होकर, किसी भी पार्टी का हो, एकजुट होकर वकीलों को, इस सरकार को किसी तरीके से, जिस रास्ते पे हमारा देश जा रहा है वो ऐसा खतरनाक रास्ता है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपके पास 2-4 मिनट हो शरद जी, तो मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं। इन्होंने पीछे 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम चालू की। शायद आप लोगों को मालूम ही नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है क्या। 2 मिनट में आपको मैं समझाता हूं। इन्होंने क्या किया कि 2017 से पहले जो कानून कहता था कि जो भी कॉरपोरेट सेक्टर, जो भी कंपनी किसी पार्टी को डोनेशन देना चाहें तो दे सकती हैं, लेकिन उसी कंपनी के द्वारा डोनेशन जाएगी जो पिछले 3 साल में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जिसकी प्रॉफिट में होगी, और उनका जो नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा डोनेशन नहीं कर सकते। ये कानून था 2017 में। और साथ साथ में ये भी कानून कहता था कि जिसने पैसा दिया है तो निश्चित रूप से उसका नाम पब्लिक में बताया जाएगा। तो जिस कॉर्पोरेट सेक्टर ने पैसा दिया, कितना दिया, वो व्हाइट में दिया जाएगा और सबको पता होगा। इन्होंने वो कानून बदल दिया। साथ साथ में जो डोनेशन की थी वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट थी, लेकिन
कॉर्पोरेट सेक्टर डरता था कि जिसको भी डोनेशन देंगे तो पता चल जाएगा दूसरी पार्टी को कि ये डोनेशन इस पार्टी को गया। तो इन्होंने 2017 में कानून बदल दिया। बदलाव क्या किया? पहली बात तो इन्होंने कही कि ये जो पाबंदी है 7.5% भी ये खत्म। कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी जितना भी पैसा देना चाहे दे। पहली बात दे। दूसरी बात, ये पैसा इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट। दूसरी बात ये। तीसरी बात कि ये जानकारी किसी को नहीं पता ने कितना पैसा दिया। ठीक है, जितना मर्जी पैसा दो। और साथ साथ में ये कहा कि आपने कितना किस पार्टी को दिया है ये भी पता नहीं चलेगा। कंपनी की बैलेंस शीट में ये लिखित होगा कि मैंने 100 करोड़ या 200 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं और खरीद कर हम किसी भी पार्टी को दे दें। और इसका उन्होंने जो लिखित रूप में कहा कि हम इसलिए ये कर रहे हैं कि जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, वो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये काला धन हम खत्म कर देंगे इसके द्वारा। अब मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जो स्कैम है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम है। मैं 2 मिनट में आपको बताता हूं क्यों। अब इसका नतीजा ये हुआ कि आपको मालूम है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत अगर एमपी का इलेक्शन आपको लड़ना हो तो आपको 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में, और कुछ कंस्टिट्यूएंसी में 75 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। और अगर स्टेट की इलेक्शन हो तो या तो 40 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते या 28 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। ये कानून कहता है ना। अच्छा, अब अगर आपने 28 लाख या 40 लाख, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी इलेक्शन में 100 करोड़ से या 50 करोड़ से कम पैसा खर्च नहीं होता। और अगर आप कर्नाटका और तमिलनाडु और बाकी जगह चले जाओ तो 300-400 करोड़, आंध्रा चले जाओ तो इतना पैसा खर्च होता है। तो वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा तो वाइट है। तो जैसे ही आप 95 लाख से ज्यादा किसी कैंडिडेट को दोगे तो वो तो करप्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो कैंडिडेट को तो जा ही नहीं सकता। तो किसको जाता है? भाजपा को जाता है। और पिछले 2017 के बाद 5,900 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा भाजपा को गए। इस पैसों से उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे देश में दफ्तर बना लिए, क्योंकि खर्च की कोई पाबंदी नहीं। ये कोई प्रावधान नहीं लिखा कि आपको इलेक्शन में ही खर्च करना है, क्योंकि आपने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पार्टी को दिया ना। तो इन्होंने सारे दफ्तर बना लिए। जो ट्रोलिंग आर्मी इनकी है, जो जिनके द्वारा ये मैसेज भेजते हैं, उनको ये इस पैसे से पैसा देते हैं। फिर उन्होंने आरएसएस को पैसा दे दिया, क्योंकि किसी को भी पैसा दे सकते हैं। तो आरएसएस के बड़े बड़े दफ्तर बन गए। जो सुविधाएं इनको काला धन के द्वारा करनी कर सकते ही नहीं, क्योंकि अगर किसी को ये ऑफिस बनाएंगे, ये बताना होगा कि हमने पैसा खर्च किया, कहां से पैसा लाए। अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा सब पैसा मिल गया। तो इन्होंने अपनी पार्टी के लिए ये सब किया, और ये मैं समझता हूं कि सबसे भारी स्कैम है इस देश का 2047 के बाद। अब अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे राजनीतिक दल नहीं है जो इस बात को आगे नहीं बढ़ाता। तो मैं शरद जी से आग्रह करूंगा, पहली बार तो एक सारे राजनीतिक दलों की जो विपक्ष में है मीटिंग बुलाओ, उसमें आप वकील लोग भी रखो, और फिर ये बात जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और सारे विपक्ष के नेता उसमें बैठें और कहें, और ये एक नेशनल मूवमेंट चलाओ। क्योंकि हमने तो बहस कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हक में फैसला भी कर देगा तो 5,900 करोड़ तो इनके पास चले गए, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दुनिया में सबसे रिच पार्टी है। दुनिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और इनको साथ में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, साथ में कोई पूछताछ नहीं। आपको मालूम है कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अभी किसी पब्लिक सर्वेंट को पैसा दो तो वो तो एक अपने आप में कानून का उल्लंघन है, तो उसका तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। ये तो सारा ही पैसा पब्लिक सर्वेंट को जा रहा है, सारा ही पैसा पब्लिक सर्वेंट को जा रहा है, क्योंकि इनमें मिनिस्टर इसी पैसे का इस्तेमाल करते हैं।
तो इनके खिलाफ तो केस होने चाहिए। तो आप लोग जब तक बुद्धिजीवी, आप कह रहे थे कि हम तो बुद्धिजीवी हैं, बस बुद्धिजीवी बनो ना, ये सबसे अहम आपका कर्तव्य है। तो मैं कहूंगा ऐसे, मैं आपके इलेक्टर बॉन्ड तो केवल एक मुद्दा है जो मैंने आपके सामने रखा। इस देश में ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि सरकार हिल सकती है, गिर सकती है, लेकिन हमारा इंडियन अलायंस कुछ नहीं कर रहा। आई एम सॉरी टू से। तो मैं शरद जी से, आज होता क्या है कि हम लोग भी कोर्ट में इतने बिजी रहते हैं कि मुलाकातें नहीं होती। तो जब शरद जी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं तुरंत आ जाऊंगा, ताकि एक मौका तो मिले बात रखने का। तो मैंने सारी कॉन्फ्रेंसेज अपनी एडजर्न करा दी, क्योंकि मैं समझता था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं शरद जी से आग्रह करूंगा कि मुझे इजाजत दो जाने की, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें पहल कीजिए, शरद जी पहल करें और इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं सिब्बल जी से थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहूंगी सर, 2 मिनट के लिए हम सम्मान करना चाहते हैं सर का। थोड़ा सा मैं 10 मिनट और दें लेकर लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर अभी हमारे बीच में केसी मित्तल सर हैं, जो बीसीडी के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, और फॉर्मर बीसीडी चेयरमैन एंड हाई कोर्ट प्रेसिडेंट हमारे बीच में हैं। और हमारे बीच में एडवोकेट महमूद पराचा जी भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से हैं। और हमारे बीच सोलंकी सर हैं, जो 30 हजारी से हैं, और एनसी गुप्ता जी भी हैं हमारे बीच में। अभी केसी मित्तल सर अपने विचार रखेंगे आप सबके सामने। शरद जी, सिबल साहब चले गए, मेरे सभी साथी, बहुत से मेरे वोटर सपोर्टर भी है। हमने एक पिक्चर का नाम तो सुना था, अंधा कानून, और आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। और मैं बहुत अरसे से ये चाह भी रहा हूं कि इस पे किया जाए। शायद आपने जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस के अमेंडमेंट्स हैं, उस पर किसी ने गौर नहीं किया है। अगर आप और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर एक चीज बता दूं मैं, जो अमेंडमेंट्स इसमें की गई हैं वो इतनी ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स हैं, इस कदर की पुलिस राज जो आज के दिन है ना, उससे पता नहीं कितना गुना। और ये अंजाम हम लोग भी भुगतेंगे, क्योंकि वकीलों का कानून भी बदल दिया गया है। आप कहेंगे मेरे से कि आप बार काउंसिल में बैठे क्या कर रहे हैं, पर मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि अब हम कह ही सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कितना रद्दोबदल होगा, कितना चलेगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना अकेले के। पर सच्चाई ये है कि जो हालत आज के दिन हो रही है कानून की, संविधान की हालत तो आप सब जानते ही जानते हैं जिस तरीके से हो रहा है। मैं सिर्फ ज्यादा वक्त ना लेकर एक प्रार्थना करूंगा शरद जी से। हमारे पास लॉयर्स की कोई कमी नहीं है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ सकते हैं, सिर्फ हम उनको संगठित नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से कह भी रहा हूं, मैंने अपने यहां कांग्रेस पार्टी में भी कहा है, क्योंकि लीगल सेल का चेयरमैन सेक्रेटरी भी हूं।
वहां भी और बाकी और मैंने कोशिश भी की कि मैं पटना गया भी, लेकिन बात नहीं हो पाई नीतीश जी से कि आप बेशक इंडिया प्लेटफॉर्म पर 1000-2000 वकीलों का दिल्ली में प्रोग्राम करिए, सब लोग इकट्ठे होंगे और बताएंगे कि वकील क्या है और वकील क्या कर सकता है। जब तक हम सड़क पे नहीं आएंगे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। अब आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि पास किसी के पास जवाब है, लेकिन उसमें हमारी कमजोरी है। और मैंने ये कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े स्ट्रक्चर्स अरुण गोयल की अपॉइंटमेंट पे किए, क्या 12 घंटे में उसका वीआरएस एक्सेप्ट हो गई एज आईएएस ऑफिसर्स, और 24 घंटे में राष्ट्रपति जी से सैंक्शन होकर वो अपॉइंटमेंट भी हो गया। तो वो डमी नहीं है तो क्या होगा? आपके काम करेगा क्या? आपकी सुनेगा? लेकिन क्या हुआ? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और छुट्टी हो गई। तो आप क्या समझते, कौन सुन रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? इस कान से सुना, उस कान से गई, खत्म। जब तक हम इस चीज को, इन चीजों को नहीं उठाएंगे, इन चीजों को सब मिलकर नहीं करेंगे, मेरी राय में कुछ नहीं होना। चिब्बल साहब ने बात कही, चिब्बल साहब और बाई चांस चिब्बल साहब और हम बैचमेट ही हैं, और चिब्बल साहब अच्छी लड़ाई लड़ भी रहे हैं हर जगह, सुप्रीम कोर्ट में भी, सब जगह। कभी आपने एक बात पर गौर की, और मैंने 10 जगह ये बात कही और मीडिया में भी कही, ये ईडी क्या चिड़िया है? पीएमएलए क्या है? पीएमएलए किसके लिए बना था? विजय मदन लाल जजमेंट मुझे समझ में नहीं आया आज तक। आपने जो असली मुद्दा है उस पर जजमेंट तो किया ही नहीं। पीएमएलए सिर्फ इंटरनेशनल क्राइम जो एनडीपीएस का इन पर्टिकुलर है उसके लिए बना। आज दुनिया भर का एनडीपीएस की क्राइम हो रहा है, कोई कर रहे है क्या? कौन होम मिनिस्ट्री कर रही है या कोई और दूसरे कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और मैं बहुत अरसे से ये सोच भी रहा था, चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे बार काउंसिल्स हो, अभी हमारे दोस्त महाराष्ट्र वाले बैठे हैं, आनंद, अभी आपके यहां से जो नुमाइंदे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आए हुए हैं, चाहे बार काउंसिल्स हो, चाहे बार एसोसिएशंस हो, सारे हिंदुस्तान की, माफ करेंगे मुझे, और मैं इस सच्चाई को कहने में कोई हिचकिचाता नहीं हूं, हम सब लोग डमी हो चुके हैं। एक वजूद होता था बार एसोसिएशन का, और मैं आपको बताता हूं, जब अगर प्रेसिडेंट बार का उठ के जाता था तो चीफ जस्टिस भी कोर्ट से उठ के रिटायरिंग रूम में जाता था कि हाँ प्रधान आए हैं, कोई बात है। लेकिन आज क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने अपने आप को कमजोर किया है, हमने अपनी ताकत को इतना बेकार कर डाला है। उसके कारण सबको पता है आपको, मैं उसकी खुलासे में आज जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम इसको सब मिलकर एक संघर्ष करें, एक लड़ाई शुरू करें। और मेरी प्रार्थना दोबारा शरद जी से है कि आप इनको सबको संगठित करिए, सब लोग आपके साथ जुड़कर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बड़ी ताकत है दिल्ली में और एनसीआर में। हमने किया था जुलूस, जब निकाला था तो एनसी गुप्ता को पता है, जब हमारे 40,000 वकील ने जुलूस निकाला था वेलफेयर के सिलसिले में। तो मैं आप सबसे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और शरद जी का भी, और आप सबका भी, और मनोरमा का, मोबिना सॉरी, तो बहुत अरसे से आज मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आबिद, हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। केसी मित्तल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में महमूद पराचा जी हैं जो अपने थोड़ा सा विचार रखेंगे एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुबीना साहिबा, शरद पवार साहब, सुप्रिया सूले साहिबा, केसी मित्तल साहब, और माय कोलीग्स एट द बार, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बुलाने का, मुबीना ने मुझे कल ही फोन किया और मैं आया हूं, कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके नहीं, वैसे ही आया हूं।
कॉन्फ्रेंस मैंने पोस्टपोन कर दी मेरी, मैं वेट कर रहा हूं मेरे क्लाइंट्स में। बट महत्वपूर्ण बात यह, मजाक से हटके, कि वकीलों का, अभी सिब्बल साहब बोल रहे थे संविधान बचेगा तो वकील बचेंगे। मेरा मानना इससे उल्टा है। यह संविधान बचाने की जरूरत, यह संविधान बचाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे अहम वकीलों की है। वकीलों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और आजादी दिलाई थी देश को, और आज दूसरी लड़ाई भी वकील लड़ेंगे, और वकील ही इस आरएसएस और मनुवादी ताकतों से देश को आजाद कराएंगे, मेरा ऐसा मानना। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कम बोलने में और ज्यादा काम करने में विश्वास रखता हूं। हमारा संगठन है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, और 16 घंटे तक मेरे ऑफिस में रेड हुई थी स्पेशल सेल ने, जो सबसे खतरनाक 200 आर्म्ड गार्ड्स ने, आप सबको पता है। यही है वकीलों का रोल। और 16 घंटे बाद, जिसमें अमित शाह साहब का नाम कम से कम 50 बार लिया था उन्होंने, कि अमित शाह साहब आपको मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 16 घंटे बाद हाथ जोड़ के स्पेशल सेल, और मैं ये ऑन कोर्ट रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं, गए थे दूसरी एफआईआर मेरे खिलाफ करा के कि हमने उनको काम नहीं करने दिया, और दूसरी एफआईआर हमें काम में बाधा डालने के लिए। लेकिन जिस काम के लिए वो मेरे ऑफिस में आए थे, मेरा वो कंप्यूटर जिसमें मेरे सारे क्लाइंट्स की डेटा थे, अमित शाह साहब के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ और इनके काले कारनामों के सारे डेटा थे, वो मैंने नहीं जाने दिए, आज तक नहीं जाने दिए। ये है वकीलों की ताकत। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रोटेस्ट किया और पुलिस के सामने किया, ताकि हम इंश्योर करेंगे कि कोर्ट्स के ऊपर कोई दबाव, हर एक एजेंसी, ईडी की एजेंसी यहां बराबर में है। मैं अपने मुट्ठी भर साथी, जो कि 500 से 1000 तक दिल्ली में है, और हम यूपी में भी सब जगह काम कर रहे हैं, हम लोग गारंटी लेते हैं, हम लोग गारंटी लेते हैं। इसके बाद आप लोग हमें आह्वान करें हमारा, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी ये कहते हैं, शरद जी आपसे भी ये कह रहे हैं। अब इसके बाद ईडी, जिसका ऑफिस यहां पड़ोस में है, किसी के घर, किसी हमारे नेता के घर अगर रेड करती है ऑपोजिशन के, तो हम लोग आएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जो मेरे ऑफिस में हुआ था 15 घंटे में, बगैर किसी चीज के वो लोग वापस जाएंगे, क्योंकि हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज कानून का पालन नहीं करती हैं। यही कैच है। जो वो करते हैं वो इलीगल होता है, और हमने भी उस दिन एक कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ करा रखी है, वो भी पेंडिंग है। तो बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। हम लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वकील एश्योर करते हैं कि अब के बाद पूरे भारत में कहीं भी कोई रेड होगी, इस तरह की झूठी रेड, तो हम लोग वहां 100 वकील जाएंगे और रेड नहीं होने देंगे। मैं ये यहां पे ऐलान करके कह रहा हूं, दैट इज आवर गारंटी टू आवर लीडर्स, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल दीज क्रिमिनल एंड इलीगल एक्टिविटीज headed by Mr. Amit Shah and NSA Mr. Dobal. They are criminals, and we will hold them to being criminals, and we will have them arrested one day, today, tomorrow, or day after. All of them will be behind bars. That is our assurance to you, to all our leaders who are fighting this oppressive regime of RSS and BJP, because they are not following Constitution of India. They are hell-bent upon destroying this Constitution and implementing Manusmriti, and that's clear cut, and we will not let this happen. We will be on the streets. Our role, lawyers' role, is more on the streets than in the court. That is all I have to say. I am grateful to Mubina once again that she called me here. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Samvidhan. थैंक यू सो मच सर। अभी काफ़ी टाइम होता जा रहा है, और हमारे बीच में सर जो बैठे हुए हैं शरद पवार जी, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं इनका सम्मान करना चाहूंगी केसी मित्तल साहब जी के द्वारा। सर प्लीज थोड़ा सा सर का सम्मान करें। बैठे रहें सर, बैठे रहें। हाँ प्लीज क्लैप। थैंक यू, थैंक यू सर। महमूद पराचा सर, माला का है, माला ठीक है।